हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो जैसे कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा, प्रिंसिपल देखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हमने बात की है। हमने कहा हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि किसी एक सेल से उसका जीन निकाल करके किसी दूसरी सेल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे। और इसी से हमारा जो डीएनए है वो उसमें एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और इसी टेक्निक को, इसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम सेल लाइसिस सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। देन हम यहाँ पर और जो चीज़ें जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, लिपिड है, ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। एंड एट लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त करना है, तो हम उसमें ठंडी एथेनॉल को डाल देंगे और इससे डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि लाइसोजाइम हो गया है, सेलुलेज हो गया है, काइटिनेज हो गया है, प्रोटीएज हो गया है, आरएनएज हो गया है, लाइपेज हो गया है, चिल्ड एथेनॉल हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे इस स्लाइड के बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन हमने अब क्या किया, डीएनए को कलेक्ट करना है। तो डीएनए को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम स्पूलिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना है स्पूलिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉलिकुलर सीजर। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे सीजर जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए यूज किए जाते हैं उसे मॉलिकुलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए और डीएनए, इसीलिए न्यूक्लियस भी दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, जो डीएनए को कट करेगा वो दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को बाहर की तरफ से तोड़ेगा, एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को बीच के या मिडिल पार्ट से कहीं से तोड़ेगा। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मॉलिकुलर सीजर या जेनेटिक सीजर इन हम कहते हैं, ये क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक साइट से ही डीएनए को कट करेंगे। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस की साइट होती है, सीक्वेंस जो होता है, वो सीक्वेंस को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर जाकर के ये क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं। मॉलिकुलर सीजर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं। हर मॉलिकुलर सीजर की रिस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग यहाँ पर होती है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। एग्जाम्पल में हमने कहा कैसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टिकी एंड और ब्लंट एंड को बनाते हैं। और स्टिकी एंड वो होते हैं, जैसे कि हमने कहा ये स्टिकी एंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। या ब्लंट एंड वो होते हैं जहाँ से अपने बीचों बीच से काटा, ठीक है, बीचों बीच से कहीं से आपने काटा और आपके पास अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस नहीं बनते हैं। लेकिन स्टिकी एंड्स वो होते हैं जहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं। जैसे कि ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, यहाँ पर ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पर ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस आते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स की ही रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम यहाँ पर बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको फिक्स कर दें। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कुछ एग्जांपल है, जैसे इकॉर्वन, वामH1 एंड हिम3। इकॉर्वन का डायग्राम भी हमने पढ़ा हुआ है। आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें डिस्कस करनी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। कुछ क्वेश्चन है मेरे, जैसे कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें जेल ली जाती है। जेल कहाँ से ली जाती है, पहली चीज ये है। ये जो जेल है ये काम क्या करती है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो, अच्छा ये जो मॉलिकुलर सीजर इसका काम पता है आपको, ये डीएनए को कट करेगा। और जब डीएनए को कट करेगा तो डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे पास आएंगे, बहुत सारे खंड हमारे पास आएंगे। बेसिकली हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करना है, तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ पर क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज वहाँ पर उन्हें अरेंज करते हैं। और ये प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जैसे कि इमेज आपको दिखा रही है कि ये एक जेल का जो बेड टाइप आपको दिख रहा है ये जेल का बना होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट किया गया है, जिसमें एक साइड एनोड और एक साइड कैथोड यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये कुछ वेल टाइप के बनाए गए हैं। वेल यहाँ से कि डीएनए के फ्रेगमेंट डाले जाएंगे। देखो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट है, सारे मिक्स है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस पे ज्यादा चार्ज है किस पे कम चार्ज है।
हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, उस डीएनए को डालते जाते हैं इसमें, वो एक्चुअली में एक सॉल्यूशन में होगा, तो हम इन वेल में जो डीएनए है उसको डालते चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होगा, एक तो एसिडिक होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिडिक है। दूसरा, चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है हमारे डीएनए पे, ठीक है। इसीलिए तुमने बोला था, अच्छा हिस्टोन पे क्या चार्ज होता है, आपको बताया गया था यहाँ पे कि डीएनए जो है वो एक, उस पे एक प्रोटीन लिपटी हुई रहती है, ये हमारा डीएनए है ऐसे, हमने कहा उस पर हिस्टोन प्रोटीन रहती है, जरा हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज आपको बताना है, होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये तैयार हो गया है, और इसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, जेल में जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं ये कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इसके दूसरे छोर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ चीजें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो जेल है वो कहाँ से लिया जाता है, ठीक है, काफी सारे टर्म्स मिलेंगे। तो आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस separates macromolecules like DNA, RNA and proteins by size and charge using an electric field that pulls them through a porous gel matrix। इसका सेंटेंस क्या बताता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। कौन किसके मॉलिक्यूल, डीएनए के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आरएनए के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो प्रोटीन के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप डीएनए, आरएनए या प्रोटीन किसी के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। अच्छा, सेपरेट जो होते हैं किस बेसिस पे होते हैं, बाय देयर साइज, साइज के आधार पे, और उन पे चार्ज जो है, चार्ज के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल तो होगा, इलेक्ट्रो, अच्छा दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है, जेल है और इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल जो है, जेल प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। आपने कहा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पुल्स देम थ्रू द पोरस जेल मैट्रिक्स। एक्चुअली में ये जो जेल होता है कैसा होता है, पोरस होता है, पोरस यानी पोर्स इसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद यहाँ पे पाए जाते हैं। तभी तो आपसे पूछा गया था कि बता कि मूव कैसे कर पा रहे किसी जेल में। जेल तो कैसा होता है, जैसे हमने जेली खाई है वैसे ही होता है जेल, उसका नाम ही जेल है। तो जेल में आगे कैसे बढ़ता होगा, हमने कहा क्योंकि पोरस होता है ये, और इसीलिए पोर से निकल करके रास्ता जहाँ से इन्हें पोर मिलेंगे वहीं से ही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर, migrate further faster than larger ones, creating a visible bands that can be analyzed, ठीक है। तो हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, smaller molecules migrate further and faster than larger ones। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो छोटे फ्रेगमेंट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, फ्रेगमेंट यानी कि खंड, क्योंकि हमने डीएनए को काटा है, ये सेम वैसा ही है कि जैसे कोई रस्सी हमारे पास है, हमने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, हमने कहा रस्सी के फ्रेगमेंट्स हैं, ऐसे मैं कह रही हूँ डीएनए को हमने काटा है और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो छोटे फ्रेगमेंट है वो ज्यादा जल्दी मूव कर पाते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल। अब इसका रीजन क्या है, क्या इसका रीजन साइज है या इसका रीजन चार्ज है। तो देखो, अगर हम साइज के बेसिस पे बोले तो जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो इजीली पोर से निकल जाएगा, कहीं पे फंसेगा नहीं और जल्दी निकलेगा, ठीक है, निकलेगा लेकिन जल्दी निकलेगा, और जल्दी निकलेगा तो आपने कहा ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगा। जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे उनको निकलने में टाइम लगेगा, पोर से आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, और इसीलिए वो क्या होते हैं, जो छोटे फ्रेगमेंट होते हैं उनसे आगे नहीं जा पाते हैं। क्रिएटिंग अ विजिबल बैंड दैट कैन बी एनालाइज्ड। अब ये क्या करते हैं, बैंड को बना लेते हैं, जहाँ यहाँ पे डीएनए होगा वहां वहां पर ये बैंड बना देते हैं, बैंड जो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन ऐसे क्लियरली विजिबल नहीं होता है। देखो, अच्छा पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझो, ठीक है। की एप्लीकेशंस इंक्लूड अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोलेटिंग डीएनए फॉर क्लोनिंग एंड एनालाइजिंग अ पीसीआर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए को यहाँ पर हम अरेंज करेंगे। तो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या, डीएनए के फ्रेगमेंट अरेंज होते हैं। तो ये हमने कहा ये है यहाँ पे जो बड़े फ्रेगमेंट हैं, ठीक है। देन उससे आगे फिर छोटे आते हैं, फिर और छोटे आएंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन डीएनए जो है वो यहाँ पे अभी विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर हमें यहाँ पे हम यूवी लैम्प का यूज करते हैं, एक डाई का यूज करते हैं। पहले डाई का यूज करेंगे, फिर जब यूवी लैम्प आप अप्लाई करेंगे, जब यूवी रेडिएशन यहाँ पे अप्लाई होंगी, तब जा करके डीएनए यहाँ पे दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पे डाले, वो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और आपको जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो दिख जाएंगे, नहीं। इसी के बारे में हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, क्या प्रिंसिपल है सेपरेशन का, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, डीएनए एंड आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू देयर फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है पता, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ मिलेगा? एक न्यूक्लियोटाइड का अगर मैं डायग्राम बोलने बनाने को बोलूँ आपको, क्या है, पेंटोस शुगर है, ठीक है। ये हमारी पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर से नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है? ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, डीएनए की जो यूनिट होती है। अब आपको बताया गया है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं क्योंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और इसकी वजह से इनमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें डीएनए आरएनए दोनों में। अच्छा, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हमने कहाँ देखा था, कार्बन नंबर 2 पे देखा था। क्या डिफरेंस था, ये आपको एक बार रिवाइज करना है। चलो, तो हमने कहा डीएनए एंड आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू देयर फॉस्फेट ग्रुप, so they are pulled by an electric current towards the positive electrode, that is anode। तो हमें पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो एक्चुअली में डीएनए के फ्रेगमेंट आगे मूव क्यों करेंगे, ठीक है, वो पोरस है, लेकिन क्यों करेंगे अभी, क्योंकि आगे जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया गया है और वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनमें मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। प्रोटीन्स कैन हैव अ varying charges, so they often need to be treated with a SDS to give them a uniform negative charge for size based separation। तो ये प्रोटीन की बात की जा रही है, अभी हम प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, फोकस करेंगे डीएनए पे, ठीक है। जेल, अच्छा आ जाओ अब जेल पे। आपने कहा था जेल, द जेल टिपिकली मेड ऑफ एग्रोज और अ पॉलीक्राइलेमाइड act as a molecular sieve within a tiny pores। इम्पॉर्टेंट क्या है इस पूरी स्लाइड में, अब वो देखो, ठीक है। एक तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। जो आपका जेल है वो कैसा है, पोरस जेल है, इसका मतलब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये ठीक है, छोटे जो फ्रेगमेंट होंगे वो आगे जाएंगे, बड़े जो है वो पीछे रह जाएंगे। हाँ, एप्लीकेशन क्या है इसकी, फिंगर प्रिंटिंग में इसकी एप्लीकेशन होती है, किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। आइसोलेटिंग डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करने में, क्लोनिंग में, एनालाइजिंग पीसीआर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा प्रिंसिपल में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो जेल है सबसे पहले वो एग्रोज जेल से, ये एग्रोज जेल है। क्या है एग्रोज जेल, एक प्रकार की एल्गी है, ठीक है, यानी कि एल्गी से ये जो जेल है वो प्राप्त किया जाता है और एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव विद अ टीनी पोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीव की तरह ये काम करते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ो, सीव इफेक्ट क्या होता है, चलो
सीविंग इफेक्ट किसे कहते हैं? तो देखो पहले तो हेडिंग ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है सीविंग इफेक्ट। क्या होता है सीविंग इफेक्ट? डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। Smaller molecules move through the pores more easily and quickly, traveling a greater distance in a given time. Large molecules are impeded by the gel's matrix and move more slowly and a shorter distance. इसे हम सीविंग इफेक्ट कहते हैं। सीविंग इफेक्ट में सीव ट्यूब पढ़े हैं आपने जब हमने टिश्यू पढ़ा है? कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू जब हमने पढ़ा है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात की है, जाइलम फ्लोएम जब हमने पढ़े हैं, तो वहीं पर हमने सीव ट्यूब भी कहे थे। सीव ट्यूब में छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जेल में छोटे छोटे पोर्स हैं और इनमें से जो छोटे फ्रेगमेंट है वो बहुत इजीली और क्विकली निकल जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े फ्रेगमेंट है वो स्लोली निकल रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, वो डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, बहुत छोटी डिस्टेंस को ही कवर कर पाएंगे। बस एक छोटी सी बात को हम सीविंग इफेक्ट कह रहे हैं। हमें पता है कि ये मूवमेंट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बट नाम याद रखते हैं कि सीविंग इफेक्ट किसे कहते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जो टर्म होते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सीविंग इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर हमें नहीं ध्यान दिया कि सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जबकि आपको पता है कि जब भी जेल जो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब जेल के जो वेल होते हैं यहाँ पे वेल, उनमें जब हमने डीएनए को डाला, उसके फ्रेगमेंट जो है उसमें मूवमेंट होगी, छोटे आगे बढ़ जाएंगे और बड़े जो है वो पीछे ही रह जाते हैं। बस यही तो है सीविंग इफेक्ट, जो हमें पता है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रही है इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सीविंग इफेक्ट कहते हैं। चलो अब आता है सेम वैसा ही एक और पारिभाषिक शब्द जिसे हम कहेंगे इल्यूजन। सीविंग इफेक्ट के बाद आएगा यहाँ पे इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है आफ्टर डीएनए और प्रोटीन। हम क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डीएनए या प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए अभी डीएनए है, तो द आफ्टर डीएनए fragments are separated by size on an agarose shell, the band containing the desired molecules is cut out। ठीक है, अच्छा ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा और चीजें समझनी पड़ेगी। वो क्या है? ये एग्रोस जेल है, ये हमने बोला था। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। ये हमने वेल बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं ऐसे इनको अप्लाई किया था। यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई यानी कि डाला, इनमें डाला। अब डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो कुछ ऐसे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ पे अरेंज हो गए। हमने बोला था इतनी जल्दी हमें ये नहीं पता चलेगा, हमें ऐसे दिखेंगे नहीं, ठीक है, साइज अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ पे अरेंज हो गए हैं, लेकिन हमें दिखेंगे नहीं। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि डाई, इसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। तो चलो हमने डाई डाल दी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलर की डाई हो सकती है, हमने अप्लाई कर दी है। आफ्टर दैट अब ऐसा नहीं कि अब हमें दिख जाएगी डाई करने पर, नहीं, अब हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यूवी लाइट। यूवी लाइट, यूवी लाइट जो ऑरेंज कलर की यूवी लाइट होती है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप यूवी लाइट को अप्लाई करेंगे आफ्टर डाई, देखो डाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, डाई करनी है। यूवी लाइट जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको कुछ ऑरेंज कलर के बैंड जैसे दिखते हैं। तब आपको दिखता है कि यहाँ पे जो डीएनए सेट हुआ है। हमारे पास इमेज नहीं है, हम यहाँ पर इमेज को देखेंगे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमारे पास इमेज थी और हमने उस इमेज में देखा था कि ऑरेंज कलर के जो बैंड है वो कैसे अपीयर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब इस, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब इल्यूजन क्या है। अब हमारे पास क्या है, हमने जब देखा इस जेल में, जब हमने डीएनए के यहाँ पे फ्रेगमेंट देखे तो समहाउ, अब समहाउ मतलब क्या आता है, प्रॉपरली प्रोसीजर होगा जिससे हमें पता चला है कि इनमें से एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब वो क्या प्रोसीजर था, क्या मेथड था, हमारे सिलेबस में नहीं है और इसीलिए हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जब आप जाएंगे और जब वहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे तब आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी।
तो अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जेल से बाहर निकालना है। तो कुछ जैसे स्पून सा होता है, कुछ ऐसे ही चीज को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, और इसे नीचे जेल के सहित इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाला गया। तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा, देखो ये जेल है, ऐसे जेल बाहर निकला और इस जेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया है। बस यही तो है इल्यूशन। पढ़ो एक बार। After DNA or protein fragments are separated by size on agarose gel, the band containing the desired molecule is cut out. The DNA is then extracted from a gel pieces and released into an illusion buffer to be collected and purified. बस इसी को हम क्या कहेंगे, illusion कहेंगे। पढ़ो एक बार। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं, कंप्लीट हो क्लियर हो रही हैं। अपने जो नोट्स है वो भी आप लोग सामने रखिए और कंपेयर करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अभी तक जो प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ी है उसमें क्या क्या चीजें हो गई हैं वो देखो। अच्छा, कितना इजी था हमारे लिए कि एक सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल से एक जीन निकालना है और दूसरे सेल के जेनेटिक मटेरियल में ऐड कर देना। इजी था। इस प्रोसेस में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बस इतनी सी बात है कि यहाँ तक अभी हम पहुंचे हैं कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, बस इतनी सी प्रोसेस अभी तक हुई है। आगे हमने कहा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन आरएन सिस्टम क्या होते हैं। इसी में हमें पता चलेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो होते क्या हैं, वो आए कहाँ से हैं, और आपको ये सारी चीजें याद आ रही होंगी जब हम आरएन सिस्टम की बात करते हैं। आपने कहा अ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इज अ बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म। कहाँ से प्राप्त करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। आपने कहा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन या आरएन सिस्टम जो है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है that use a modification enzymes to protect the host on DNA by adding a methyl group to specific sequences। तो देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी यहाँ पर कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल का ये अपना क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कह रहे हैं। यह है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक्चुअली में होता ही है कि जैसे किसी भी बैक्टीरिया ने जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है, अच्छा वो वायरस सेल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। जैसे कोई भी वायरस जो है वो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है तो कैसे करता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ इसे इंसर्ट करवाएगा। उसके बाद जैसे दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल करके धीरे धीरे सेल को खत्म करे, या ये जल्दी से अपनी कॉपी बनाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है वो रेप्लिकेट होगा, क्योंकि सेल रेप्लिकेट होगा तो न्यूक्लियस भी रेप्लिकेट होगा। वैसे ही इस आरएनए की भी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल जो है वो रेप्लिकेट करेगी वैसे वैसे जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट करेगा और धीरे धीरे सेल को डैमेज करता रहेगा, क्योंकि ये अपनी कॉपी बना रहे तो यहीं से ये प्रोटीन लेगा, यहीं से प्रोटीन जो है वो यहीं से लेगा। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल को काट देता है। काटेगा कैसे, इसकी कुछ स्पेसिफिक साइट होंगी, वो रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा और इसके जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे काट देता है। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल कट जाता है तो अब ये कैसा हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है और अब ये सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो वैसे तो ये क्या कर रहा है, ये इसको क्या करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमने कहा जब ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को काट सकता है तो ये अपने ही जेनेटिक मटेरियल को भी तो काट सकता है, क्योंकि अगर इसकी वो साइट जिसको रिकॉग्नाइज करके, जिसको पढ़ करके ये वहां से कट मारता है, इसकी वो साइट अगर यहाँ पर भी हो तो यानी कि इसके अपने जेनेटिक मटेरियल में भी अगर सेम साइट मिल जा रही है तो भी तो ये कट करेगा, वहां पे तो भी तो काटेगा उसे। आपने कहा हाँ बिल्कुल वो काटेगा।
तो अपना ही जेनेटिक मटेरियल अगर कट जाता है तो सेल वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहीं पर आता है आरएम सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जहां जहां पर इस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है वहां वहां पे मेथाइल ग्रुप लग जाता है। और इसी को अब जब यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लग गया है तो ये अपनी साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और अब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को नहीं काटेगा। बस इसी को आरएम सिस्टम कहते हैं। एक बार पढ़ो। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है एक बार आप लोग इसे रिवाइज करके घर से लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।